हेलो गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने विटामिन वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अपने नया जो चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वो कौन सा है, तंत्रिका कोशिका का है। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपनी कोशिका जो है नर्वस सिस्टम के अंदर जो कोशिकाएं काम में आ रही है वो कोशिका कौन सी है। तो वो कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन सेल बोलते हैं। आज तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरा जान लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका ब्रेन, मेरुरज्जु और सभी तंत्रिकाएं कोशिकाएं आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका की ओर। बात करते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिका तो मैंने आपको सेल पढ़ाई है और सेल के अंदर बताया हुआ है कि तंत्रिका कोशिका जो है वो संसार की सबसे लंबी कोशिका है या जंतु की सबसे लंबी कोशिका है। तो पहले इसकी बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद में इसकी संरचना देखेंगे। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका वो है सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका मानी गई है तंत्रिका कोशिका को। इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, इसकी लंबाई 40 या 24 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। 24 सेंटीमीटर से लेकर कितनी हो सकती है, 90 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई हो सकती है। और जंतुओं के अंदर बात करूं मैं, जंतुओं के अंदर सबसे लंबी कोशिका है। जंतुओं में क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। अगर पादपों के लिए बात करें तो पादपों के लिए अलग से क्वेश्चन उठता है कि पादपों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मैं यहाँ पे अलग से बता दूं, आप नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, पादपों के लिए, पादपों में सबसे लंबी कोशिका, पादपों में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है रेमी तंतु। लंबी सेल की बात करें तो पादपों में कौन हो जाएगा, रेमी तंतु। रेमी तंतु या रेमी फाइबर बोल सकते हैं। ये पाए जाते हैं बोहिरविया पादप के अंदर। किसमें पाए जाते हैं, बोहिरविया करके एक प्लांट है, बोहिरविया पादप। ठीक है, बोहिरविया पादप के अंदर, पादपों के अंदर अगर अपने को सबसे लंबी कोशिका देखनी है तो कौन से पादप में देखेंगे, बोहिरविया पादप है। बोहिरविया पादप के रेड कलर के फूल आते हैं और ज़्यादातर लोगों के घरों में लगे हुए हैं ये प्लांट, लेकिन अपने को इसका पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही पान के पत्ते के समान छोटे छोटे पत्ते होते हैं और गेट के बाहर ना ही इनके पुष्पों की कोई खुशबू होती है ना ही कोई बात। ठीक है, और उसके अंदर अपने को सबसे लंबी कोशिका जो है वो पादपों की देखने को मिल जाएगी। सबसे लंबी कोशिका जंतुओं की अगर बात करें तो वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। तो पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका को, इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस प्रकार से होती है। ठीक है, आगे से ये बिल्कुल स्टार यानी तारे के समान दिखती है और ये हो जाएगी तंत्रिका कोशिका की एक संरचना। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका की क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। एक बार मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ जल्दी जल्दी से। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनेप्सिस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ माइलिन के टुकड़े पाए जाते हैं जिनको माइलिन आच्छिद बोलते हैं। अपने बात करूँगा मैं माइलिन आच्छिद की, किस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं होते, कुछ ही दूरी तक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो क्या है, संरचना होती है। इनके अंदर जो सेल पाई जाती है उनको बोलते हैं शैवान कोशिकाएं। और इसके अंदर ये केंद्रक है छोटा सा, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये इसका हो जाएगा केंद्रक। और आगे वाले जो हिस्से होते हैं वो इस प्रकार से बटे होते हैं ताकि वो प्रत्येक अंग के अंदर आगे से आगे फैल सके। ठीक है, ये जितना ज़्यादा आगे से आगे फैलेंगे उतना ज़्यादा अपने को जो भी उद्दीपन ग्रहण करने हैं उनको करने में थोड़ी क्षमता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कणिकाएँ पाई जाती है राइबोसोम के समान, जिसको बोलते हैं निसल्स कणिकाएँ। निसल कणिकाएँ। ठीक है, ये एक निसल्स कणिकाएँ हो जाएगी। इनको अंदर जो सेल पाई जाती है इनको बोलते हैं शैवान कोशिकाएँ, शैवान कोशिका। ठीक है, इनको बोलते हैं, एक रह गया कि ये जो पूरा पूंछ वाला भाग है, इसको आगे वाला जो भाग है इसके जिसके अंदर पूरा लिक्विड मटेरियल भरा होता है, इसको अपने बोलते हैं साइटोन। इसको अपने क्या बोलते हैं, इस पूरे को अपने क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। ये अपना साइटोन है। और ये जो कुछ मूछों से निकले हुए, बाल से निकले हुए रहते हैं आगे इसके, या नर्व्स जो है वो बारीक होकर फैली रहती है, उनको अपने बोलते हैं डेंड्रोन। डेंड्रोन बोलते हैं उनको। ठीक है, ये डेंड्रोन हो गए। ये साइटोन हो गया यानी कोशिका वाला पूरा भाग जिसके अंदर केंद्रक आता है। और ये पीछे का जो भाग है जो उभार लिए हुए हैं, इनके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं शैवान कोशिका। और शैवान कोशिका, और इन शैवान कोशिकाओं के ऊपर जो ये आच्छद पाया जाता है इसको माइलिन आच्छद बोलते हैं।
और माइलिन आछिर की खोज की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रेनवियर। तो इनको रेनवियर के नोड का मतलब होता है गांठ। नोड का मतलब क्या होता है? गांठ, यानी गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है। एक गांठ यहाँ पे है, एक गांठ यहाँ पे है, एक गांठ यहाँ पे है। तो उस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड। इसको रेनवियर के क्या बोल देंगे? नोड बोल देंगे। और पीछे वाला हिस्सा जो है पूरा, यहाँ से लेके और पीछे वाला हिस्सा जो पूरा है वो क्या कहलाएगा? एक्सोन कहलाएगा। आपको यहाँ लिख देता हूँ, पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं एक्सोन, यानी तंत्रिका कोशिका के पूंछ वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? एक्सोन कहलाएगा। और आगे वाला ये शीर्ष वाला भाग जो है, इतना इतना जो भाग है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं साइटोन, और इस पूंछ वाले हिस्से को क्या बोल देंगे? एक्सोन बोल देंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक्सोन के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो रेनवियर के नोड कौन से भाग के अंदर आते हैं? तंत्रिका कोशिका के। तो तंत्रिका कोशिका में रेनवियर के नोड आते हैं एक्सोन वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। और साइटोन वाले हिस्से के अंदर क्या आता है? निसल्स कणिकाएं आती हैं। निसल्स कणिकाओं के साथ साथ में इसका केंद्रक आता है। और क्या आते हैं? डेंड्रोन्स आते हैं। डेंड्रोन्स क्या है? जैसे मान लो ये अपना हाथ है, और हाथ के आगे उंगलियां किस लिए दी हुई है? अरे भगवान ने उंगलियां किस लिए दी है? उंगलियां इसलिए दी है ताकि आपने कोई चीज़ को या किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को आसानी से उठा सके। अगर मान लो अपने हाथों में उंगलियां नहीं होती, सीधा ये पातड़ा सा होता, ठीक है, ये मान लो उंगलियां नहीं होती, तो अपने कोई चीज़ को आसानी से उठा सकते थे क्या? नहीं उठा सकते थे। इसी प्रकार से अपनी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका काम क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का काम होता है सूचनाओं को ब्रेन तक लेके जाना, अंगों तक, और अंगों से जितने भी उद्दीपन अपने को मिल रहे हैं, जितने भी उनको संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को कहाँ तक लेके जाना? ब्रेन तक लेके जाना। क्योंकि ब्रेन के अंदर इनका क्या होता है? विश्लेषण होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, अपने आंखों के अंदर भी क्या पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अब मान लो अपनी आंखों के अंदर तंत्रिका कोशिका है, अपने देख रहे हैं, अपने को पता है कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो लंबा दिखाई दे रहा है। अब सामने वाला व्यक्ति लंबा दिखाई दे रहा है, ये अपने को थोड़ा ना पता है, ये तो ब्रेन को पता है। इसका विश्लेषण कौन करेगा? ब्रेन करेगा। तो तंत्रिका कोशिका क्या करेगी? अपनी आंख की तंत्रिका कोशिका उसको अट्रैक्ट करेगी, उसकी देखेगी, और उसकी तुरंत सूचना जो है एक नैनो सेकंड के अंदर, बहुत ही जल्दी, ठीक है, इतना मतलब ना के बराबर समय लगता है, इतने से समय के अंदर उस सूचना को कहाँ पे छोड़ के आएगी? ब्रेन तक छोड़ के आएगी। तो ब्रेन इसका विश्लेषण करेगा कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, बुरी है, या अपने लिए घातक हो सकती है। यानी ब्रेन को जैसे पहला समझाया गया है उसी प्रकार से वो काम करेगा। तो ब्रेन बता देगा तुरंत ये व्यक्ति जो है वो क्या है? लंबा है। उसके बाद में आपने किसी बोने व्यक्ति को देखा, तो बोने व्यक्ति को देखा तो सीधा ही ब्रेन ने सूचित कर दिया उसको कि ये तो इसकी हाइट इतनी सी है, ये तो बोना है। तो आपको किससे पता चल रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लूँ, आपने देखा होगा, मान लो नंगे पाँव आप चल रहे हो और अचानक से पाँव के अंदर कील चुभ जाए, कांटा भी नहीं चुभेगा, कील चुभ जाए। और देखो कांटा चुभेगा तो जल्दी पता नहीं चलेगा, मान लो एग्जाम्पल है। तो कील चुभ जाए, तो कील चुभते ही आप वापस पाँव नीचे रखते हो क्या धरती के ऊपर? नहीं रखते, क्योंकि पाँव रखते ही आप क्या करते हो? पाँव को वापस उठा लेते हो। वापस क्यों उठा लेते हो? क्योंकि तुरंत आपने तो सोचा ही नहीं है कि पाँव वापस रखना है या नहीं रखना। अपनी जो तंत्रिका तंत्र है वो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम की तरह भी काम करता है। उसके अंदर ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम भी आपको पढ़ाऊंगा। कुछ तंत्रिका तंत्र के भाग हैं जो अपने आप काम करते हैं, ठीक है, उनको काम करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो अपने सोचने समझने पे हैं वो अपनी ऐच्छिक क्रिया हो जाती है। तंत्रिका तंत्र जो है वो दो प्रकार से काम करता है, एक तो करता है ऐच्छिक तरीके से और एक करता है अनैच्छिक तरीके से। जिसके अंदर अनैच्छिक तरीके से काम करता है वो अपने हाथ में नहीं होता। जैसे मान लो पलकों का झपकना, अरे पलकें जो अभी अपने झपक रहे हैं वो अपने पूछ के झपक रहे हैं क्या? कि पलक अब तेरे को मैं झपका रहा हूँ, नहीं भैया बंद कर ली, अब मैं तेरे को झपका रहा हूँ, ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही, क्योंकि पलकों के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही है? अपने आप ऑटोमेटिक काम कर रही है। उसी प्रकार से मान लो मैंने अभी आपको बताया कि कांटे का उदाहरण दिया, पाँव में कांटा चुभ जाए, या मान लो आप गर्म पानी कर रहे थे और अचानक से आपने बाल्टी में पानी डाला और आपको पता नहीं है कि गर्म पानी है बाल्टी के अंदर, आपने अचानक से बाल्टी के अंदर हाथ डाल दिया। हाथ डालते ही आपने देखा होगा 5 मिनट के लिए अंदर रखते हो क्या हाथ को? नहीं रखते। पानी जैसे ही पता चला कि पानी जो है अंदर वो गर्म है, अपने तुरंत प्रभाव से हाथ को क्या कर लेते हैं? बाहर खींच लेते हैं। ये बाहर क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि तंत्रिका तंत्र के अंदर अपनी अनैच्छिक जो तंत्रिका तंत्र है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो अपने आप काम करता है, वो ये सारे काम करवाती है, ठीक है। और अपने ऐच्छिक तरीके से कौन से काम करते हैं? जैसे मान लो ये मेरे हाथ में कैप है, मैं चाहूँ कि फेंक दूँ इसको, तो फेंकने के लिए इस हाथ को पीछे लेना पड़ेगा और पीछे लेने के बाद में इस हाथ को आगे करना पड़ेगा, तब जाके ये कैप जो है वो फेंका जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फेंकने के लिए सोचा तो मेरे ब्रेन तक तुरंत तंत्रिकाएं जो है ब्रेन जो है वो तंत्रिकाओं को संकेत देगा कि भाई क्या करो, हाथ को पीछे लो और स्पीड से क्या करो? आगे लो। तो हाथ को पीछे लेके आगे किया जाएगा तो क्या होगा? ये कैप जो है मेरे हाथ से छूट जाएगा और इस कैप को मैं फेंक पाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने सोच लिया कि यहाँ से चल के मेरे को वहाँ तक जाना है, तो मेरे ब्रेन ने क्या करना है? तंत्रिका कोशिकाओं को संकेत देना है। कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं? अपने पैरों की, क्योंकि चलते हाथों से थोड़ा ना, पैरों से चलते हैं, तो पैरों की तंत्रिका कोशिकाओं को संकेत मिलेगा, पैर क्या करेंगे? गति करने लगेंगे और अपने चल पाएंगे, ठीक है। आपने एक रोग सुना होगा लकवा, उस लकवे रोग की मैं यहाँ पे बात करूँगा। मैंने विटामिन पढ़ाया था,
B3 B6 के अंदर मैंने आपको बताया होगा कि इनकी कमी से लकवा भी होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बताई है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। पादपों के अंदर सबसे लंबी कोशिका रेमी तंतु है, बहिर्वीय पादप में पाए जाते हैं। वैसे ज़्यादातर सबसे लंबी कोशिका अपने अंदर पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में, तो कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसकी ये संरचना है। ठीक है, पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, इनकी सेंटीमीटर का ध्यान रख लेना, लगभग 90 सेंटीमीटर तक की लंबी हो सकती है ये। ठीक है, ये एक डेंड्रोन वाली भी हो सकती है। इसके अंदर देखो डेंड्रोन कितने, इसके अंदर खूब सारे डेंड्रोन है, क्योंकि ये बेसिक तंत्रिका है। अगर ये एक डेंड्रोन की होती तो इसको एक डेंड्रोन मोनो डेंड्रोन वाली बोल देते। ठीक है, इनकी एक्जोन की संख्या भी भांति भांति प्रकार की हो सकती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के पूंछ वाले हिस्से को, यानी इस वाले भाग को, पीछे वाले भाग जो है, इसको अपने बोलते हैं एक्जोन। और आगे वाला जो भाग है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, इसको अपने क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। निसेल्स कणिकाएं कुछ पाई जाती हैं, राइबोसोम के टाइप की होती है। उनको जो अपने कोशिका के अंदर राइबोसोम का काम है, वही इसके अंदर किसका काम है? निसेल्स कणिकाओं का हो जाएगा। फिर बात करूं कि यहाँ पे रेनिवेयर के नोड पाए जाते हैं। कुछ पुटिका जैसी संरचना ही है, इसको अपने क्या बोलते हैं? रेनिवेयर के नोड। क्योंकि एक वैज्ञानिक आया था, रेनिवेयर नाम था इसका, उसने खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? रेनिवेयर नोड। इसके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है शेवान कोशिका। और शेवान कोशिका क्या करती है? माइलिन का निर्माण करती है। माइलिन क्या है? जैसे एक वायर के अंदर मैं बात करूं, तार, अरे घरों में अपने तार यूज करते हैं, उस तार के ऊपर रबर चढ़ा होता है, या सीधे ही बिना नंगी तारें तो नहीं होती, उनके ऊपर रबर चढ़ा होता है। ठीक है, तो रबर चढ़ा होता है। रबर किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है, ताकि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो दूसरी तार के अंदर प्रवाहित ना हो। तो उसी प्रकार से जो भी यहाँ से संकेत आ रहे हैं, ठीक है, मान लो ब्रेन से तंत्रिका कोशिकाओं को संकेत गए साइटोन के पास, साइटोन क्या करेगा? एक्जोन को भेजेगा, एक्जोन के पास में जाएंगे। अब एक्जोन के पास में जाएंगे तो वो रिफ्लेक्टिव कणों के द्वारा जाते हैं। जैसे अपने कार्डियोग्राफी के अंदर देखा था कि लेयर जो है वो ऊपर नीचे होती है, उस प्रकार से यहाँ पे भी स्पीड से क्या होती है? लेयर ऊपर नीचे होती है। क्योंकि जो भी उद्दीपन जा रहे हैं वो यहाँ से रेनिवेयर के नोड के अंदर से तो बाहर हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे माइलिन आच्छाद आया हुआ है। तो यहाँ से बाहर होगा, जंप करेगा, वापस अंदर जाएगा, फिर माइलिन आच्छाद आया, फिर यहाँ से जंप करेगा, अंदर जाएगा। इस प्रकार से होगा। जब मैं पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो शेवान कोशिका क्या करती है? माइलिन का निर्माण करती है। और माइलिन जो है वो तार के ऊपर जैसे रबर काम करता है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को एक टारगेट स्थान पर ले जाने के लिए, ताकि वायर आपस में करंट ना दे, भिड़े नहीं। तो माइलिन आच्छाद का उसी प्रकार से काम है, तार के जैसे इंसुलेटर काम करता है, तो माइलिन आच्छाद भी क्या करता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि माइलिन आच्छाद किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है। दूसरी बात मैं कर दूं, इसके अंदर बाकी सभी कोशिकांग होते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की कोशिका है। मैंने देखो ऊपर क्या लिखवाया? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के अंदर भी सभी कोशिकांग लगभग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है, वो अलग सर्पिल आकार में अलग होता है, उनको मैं अलग से समझाऊंगा पूरा। ठीक है, निसेल्स कणिकाएं होती है, राइबोसोम होते हैं, सब होता है, लेकिन केंद्रक भी होता है। लेकिन एक कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? तारककाय। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि तंत्रिका भी अपने आप में एक कोशिका है, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, एक कोशिकांग को छोड़ के। कौन सा कोशिकांग है वो कोशिकांग है तारककाय। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, तारककाय की बात कर रहा हूँ। तारककाय को बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। अब सेंट्रोसोम इसके अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है? तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं है, तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं है। अब बात करते हैं तारककाय की। तारककाय का काम आप लोगों को पता है, सेल पढ़ा रखा है। तो तारककाय का काम होता है जब भी कोशिका विभाजन होता है। तारककाय का काम क्या होता है? जब भी कोशिका विभाजन होता है, जब भी कोशिका डिवाइडेड होती है, कोशिका विभाजन होता है, उस दौरान क्या करते हैं? तारककाय गुणसूत्रों को अलग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गुणसूत्रों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं? अपने को पता है, गुणसूत्र जब मेटाफेज अवस्था के अंदर आते हैं तो सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच वाली लेयर के अंदर आ जाते हैं, एक सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। उस दौरान दोनों ध्रुव के तारककाय, ये मैंने कोशिका का डायग्राम बनाया, समझा रहा हूँ। ये मान लो कोशिका की मेटाफेज अवस्था है और ये उसके अंदर क्या है? 4 गुणसूत्र हैं। यहाँ पे भी तारककाय बैठे होते हैं, सेंट्रोसोम, यहाँ पे भी तारककाय। इसके तर्कुतंतु निकलते हैं, यानी इससे फाइबर निकलते हैं। इन फाइबरों को तर्कुतंतु बोलते हैं। वो फाइबर आके गुणसूत्रों के साथ में जुड़ जाएंगे। इसके भी फाइबर गुणसूत्र के साथ में जुड़ गए, इसके भी फाइबर गुणसूत्र के साथ में जुड़ गए। अब होता क्या है, जब कोशिका विभाजन होना है तो गुणसूत्र क्या है? केंद्र के अंदर पाए जाने वाला डीएनए। अब डीएनए को यहाँ पे यानी गुणसूत्रों को खींचा जाएगा।
चारों फाइबर ऊपर खींचेंगे, चारों फाइबर नीचे खींचेंगे, तो गुणसूत्रों के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े ऊपर चले जाएंगे, 4 टुकड़े नीचे चले जाएंगे। इन टुकड़ों को बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र या बोलते हैं क्रोमेटिड। मैंने आपको सेल के अंदर पढ़ाया है। अगर मान लो तारक काय नहीं होता तो ये गुणसूत्रों की अलग होने की प्रक्रिया होती क्या? कभी नहीं होती, क्योंकि तारक काय सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम ने क्या किया है? तर्कु तंतु का निर्माण किया है। सेंट्रोसोम ने क्या किया है? तर्कु तंतु बनाए, इसको बोलते हैं तर्कु तंतु या तर्कु फाइबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो तर्कु तंतु इन्होंने बनाए। अगर तारक काय जिस कोशिका में नहीं होगा वहाँ पे ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी क्या? तो वहाँ पे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कभी नहीं होगी। यानी जिस कोशिका के अंदर तारक काय है केवल वही कोशिका क्या कर सकती है? कोशिका विभाजन कर सकती है, बाकी अन्य कोई कोशिका विभाजन नहीं कर सकती। तो मैं बात कर रहा हूँ तंत्रिका कोशिका के अंदर, लिख रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली तंत्रिका कोशिका में तारक काय नहीं होता, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में तारक काय नहीं होता। ये बात मैंने डिब्बे के अंदर बंद कर लिया। आप लोगों को गांठ बांधनी है कि तंत्रिका कोशिका जो होती है उसके अंदर तारक काय प्रेजेंट नहीं होता, और तारक काय नहीं होने की वजह से ही अगर तंत्रिका कोशिका खराब हो जाए तो वो वापस रिपेयर नहीं होती। क्योंकि मान लो अगर जिस कोशिका के अंदर विभाजन नहीं हो रहा तो वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगी? अगर अपने को चोट लग जाती है, अपने घाव हो जाता है, तो वहाँ की कोशिकाएं क्या करती है? निरंतर विभाजन करती है, लगातार विभाजन करती रहती है, और विभाजन करने के बाद में वो कुछ दिन के बाद में घाव जो है वो भर जाता है। अगर मान लो तंत्रिका कोशिका डैमेज होगी, तंत्रिका कोशिका खराब होगी, अब तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन ही नहीं होगा तो वो सही कैसे होगी? इसलिए एक बार लकवा जिसको हो जाता है वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और लकवा कब होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के खराब हो जाने से होता है। लकवा कब होता है? लकवा जो रोग है जिसको अपने क्या बोलते हैं? पैरालाइसिस बोलते हैं। और पैरालाइसिस तंत्रिका कोशिकाओं के खराब हो जाने से होता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि अपनी तंत्रिका कोशिका खराब हो जाएगी। अपने देखा है कि लकवा के अंदर कोई हाथ पैर, मान लो हाथ का किसी को लकवा हो गया तो उसका हाथ बिल्कुल ही काम नहीं करता। उसके हाथ के अंदर चाहे सिंके चुभो, चाहे सुई चुभो, ठीक है, चाहे उसके हाथ को काटो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको दर्द का महसूस ही नहीं हो रहा। अपने कांटा चुभता है, किसी भी प्रकार का ब्लेड लगता है या दर्द हो रहा है तो अपने को पता कौन लगवाता है? तंत्रिका कोशिका लगवाती है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका ब्रेन को संकेत देती है कि भाई साहब यहाँ पे तो ये घटना घट गई। अगर तंत्रिका कोशिका ही खराब होगी, अगर मान लो हाथ की यहाँ से यहाँ तक ये वायर जा रही है जो तंत्रिका कोशिका सूचना लेके जा रही है, वही डैमेज होगी तो ब्रेन तक सूचना जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी। ब्रेन तक सूचना नहीं जाएगी तो ये हाथ जो है वो मरे हुए के समान है। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, धीरे धीरे वो भी बंद होने लग जाएगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिका खराब हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो है कुछ टाइम बाद अपने आप रिपेयर हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि तंत्रिका कोशिका कितनी खराब हुई है। अगर किसी की तंत्रिका कोशिका ज़्यादा मात्रा में खराब हो गई है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, जो लकवे का भयंकर रूप धारण कर लेता है और व्यक्ति को धीरे धीरे मरना ही पड़ता है और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। तो लकवा कई प्रकार का होता है। ज़्यादातर जो लकवा होता है, घातक जो लकवा जिसको माना गया है वो तंत्रिका कोशिका वाला है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका के अंदर तारक काय नहीं पाया जाता। और तारक काय नहीं पाया जाता इसका मतलब क्या हो गया? कि वो कोशिका विभाजन नहीं करती। तो आपको पता चल गया होगा कि लकवा क्यों होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में तारक काय नहीं है और वो विभाजन नहीं करेगी, इसलिए वो रिपेयर नहीं होती। तो आज की क्लास के अंदर तंत्रिका कोशिका के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी है, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका के अंदर तारक काय नहीं होता, ये मैंने सभी जंतुओं की बात की है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना अलग से कि जंतु कोशिकाओं में, यहाँ पे पूरा लिख लोगे, जंतु कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता। चाहे वो कोई भी जंतु हो, एनिमल्स हो, उनके अंदर तारक काय नहीं होता। उनके अंदर लकवा हो जाएगा तो जल्दी से ठीक नहीं होगा। यानी मान लो तंत्रिका कोशिका खराब हो जाएगी तो जल्दी से ठीक नहीं होगी। तो ये आज तंत्रिका कोशिका की कुछ बेसिक जानकारी थी, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के बारे में पता होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो अपने नर्वस सिस्टम यानी पूरा तंत्रिका तंत्र कैसे पढ़ेंगे? तो अपने नेक्स्ट यानी कल क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और अपने को ये याद करना है कि तंत्रिका कोशिका के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तभी अपने क्या पढ़ पाएंगे? तंत्रिका तंत्र पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर तंत्रिका कोशिका, कल अपने स्टार्ट करेंगे क्या? नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन हो गया, आपकी मेरुरज्जु होगी, जितनी भी सभी तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।